जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एसीपी एमएससीपी के बारे में। ऐसे दोस्तों अभी तक बहुत से पेंशनर्स हैं जिनको अभी तक एसीपी एमएससीपी नहीं मिली है, जो 2006 के बाद आए हैं। और दोस्तों, किस कारण से उनको एसीपी एमएससीपी नहीं मिली है? ज्यादातर वो पेंशनर हैं जिनको पता नहीं है कि कैसे हमें एसीपी एमएससीपी लेनी है, कैसे हमें एक नेक्स्ट रैंक का फाइनेंशियल अपग्रेडेशन लेना है। दोस्तों, ये सब होता है जानकारी के अभाव में। अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर आपको नुकसान हो जाता है पेंशन पे। दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको यह भी पता लग जाएगा कि अगर आपको एसीपी एमएससीपी नहीं दी जा रही तो फिर आपको उसे लेना कैसे है, क्या प्रोसीजर है उसका। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्या मैं एलिजिबल हूं, क्या मुझे मिलनी चाहिए एसीपी एमएससीपी, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। दोस्तों, सबसे पहले एसीपी एमएससीपी की दो कैटेगरी है। सबसे पहली कैटेगरी है जो सिपाही से भर्ती हुए, सिपाही से नायक, नायक से हवलदार, फिर हवलदार से नायब सूबेदार, नायब सूबेदार से सूबेदार, फिर सूबेदार से सूबेदार मेजर, यानी जो सिपाही से भर्ती होकर आ रहे हैं। तो क्या सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, क्या सूबेदार मेजर की एमएससीपी ले सकते हैं? काफी पेंशनर का यह सवाल रहता है कि मैं सिपाही से भर्ती हुआ हूं, नायक से भर्ती हुआ हूं, या फिर मैं हवलदार में हूं, क्या मैं सूबेदार मेजर की एमएससीपी ले सकता हूं अगर मैं 2006 के बाद आया हूं? बिल्कुल दोस्तों, आप ले सकते हैं। काफी पेंशनर्स को इसकी जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से वो सिर्फ हवलदार की पेंशन लेके बैठ जाते हैं, या फिर वो नायब सूबेदार की पेंशन लेके बैठ जाते हैं, या फिर वो सूबेदार की पेंशन लेके बैठ जाते हैं। यानी उन्हें सूबेदार मेजर की भी एमएससीपी मिलती है, लेकिन जानकारी के अभाव में, जानकारी ना होने की वजह से वो सूबेदार मेजर की पेंशन ले ही नहीं पाते हैं। जैसा आपको पता है, एसीपी एमएससीपी के रूल हैं, यानी 8, 16 और 24। यानी आपने किसी भी रैंक में अगर 8 साल गुजार दिए तो फिर आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिल जाता है अगली रैंक का। जैसे दोस्तों, सिपाही है, अगर कोई नायक है, अगर इनकी क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल या फिर 16 से ऊपर है, तो इनको किसकी पेंशन मिलेगी? इनको मिलेगी हवलदार रैंक की पेंशन। मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इनको मिलेगी हवलदार रैंक की पेंशन। ऐसी दोस्तों, अगर कोई हवलदार है और उनकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 या फिर 24 से ऊपर है, तो इनको पेंशन मिलेगी नायब सूबेदार की पेंशन। अब दोस्तों, ऐसे बहुत से पेंशनर हैं जो नायब सूबेदार की पेंशन ले रहे हैं, और कुछ पेंशनर उसमें से ऐसे हैं जिन्होंने नायब सूबेदार की रैंक में 8 साल गुजार दिए, और उनको किसकी पेंशन मिल रही? सिर्फ नायब सूबेदार की। नहीं दोस्तों, अगर एक ही रैंक में आपने 8 साल गुजार दिए तो फिर आपको नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट मिलता है। ऐसी दोस्तों, अगर कोई सूबेदार है तो सूबेदार की रैंक में अगर उसने 8 साल गुजार दिए तो फिर वो सूबेदार मेजर की पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाता है, फिर उन्हें सूबेदार मेजर की पेंशन मिलेगी। ऐसी दोस्तों, अगर डायरेक्ट सिपाही से वो भर्ती हुआ है तो आपको देखना है कि आपने एक ही रैंक में 8 साल गुजार दिए क्या, फिर आपको नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर कोई सूबेदार जो सिपाही से भर्ती हुआ है और वो सूबेदार रैंक में 8 साल गुजार देता है, तो फिर वो सूबेदार मेजर की पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको नहीं मिला तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रूफ दिखाने पड़ेंगे कि आपने एक ही रैंक में 8 साल गुजार दिए। और दोस्तों, आप आने चाहिए 2006 के बाद। अगर आप 2006 के बाद पेंशन आए तब इसका बेनिफिट मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों, ये तो हुई कैटेगरी 1, यानी जो सिपाही से भी भर्ती हुआ है वो भी सूबेदार मेजर की पेंशन ले सकता है एमएससीपी या फिर एसीपी के रूप में। तो ऐसे बहुत से पेंशनर हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ हवलदार की पेंशन लेके बैठ गए, या फिर नायब सूबेदार की पेंशन लेके बैठ गए, या फिर सूबेदार की पेंशन लेके बैठ गए, बल्कि इन्होंने एक ही रैंक में 8 साल से ज्यादा सर्विस करी है, तो इनको नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट मिलना चाहिए। फिर दोस्तों आती है कैटेगरी 2। फिर आती है कैटेगरी 2 जो डायरेक्ट एंट्री आते हैं, जैसे डायरेक्ट एंट्री एजुकेशन कोर के जैसे हवलदार है। तो दोस्तों, इनके लिए एमएससीपी एसीपी एक ऊंचे रैंक की मिल जाती है,
जैसे अगर कोई हवलदार है, डायरेक्ट एंट्री हवलदार में ही आ गया, तो दोस्तों अगर उसने 8 साल एक ही रैंक में गुजार दिए तो सीधा वो नायब सूबेदार की पेंशन, फिर दोस्तों फिर अगले 8 साल फिर उसने नायब सूबेदार की पेंशन में गुजार दिया, यानी 16 साल फिर उसको मिल जाएगी पेंशन सूबेदार की। अगर दोस्तों फिर सूबेदार में फिर 8 साल ज्यादा गुजार दिए, एक ही रैंक में गुजार दिए, तो फिर वो सूबेदार मेजर की पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। यानी हवलदार से जो डायरेक्ट एंट्री आ रहा है वो फिर लास्ट तक एमएससीपी एसीपी के लेकर घर आ जाता है, उसे मिल जाता है एसीपी एमएससीपी का बेनिफिट। तो दोस्तों यहां पे भी 8, 16, 24 अगर सूबेदार रैंक में भी 8 साल से ज्यादा गुजार दिए, जैसे 8, 8, 16 फिर 24, तो फिर सूबेदार मेजर की पेंशन के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। तो दोस्तों ये रूल है कैटेगरी 1 के और कैटेगरी 2 के। अगर आप भी सिपाही आए हैं या नायक आए हैं, चाहे हवलदार आए हैं, और अगर आपको नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट नहीं मिल रहा है और आपने अपनी अपॉइंटमेंट देखी, क्वालिफाइंग सर्विस देखी, जिसके बेस पर आपको नहीं मिला एसीपी एमएससीपी का बेनिफिट, जिसके बेस पर आपको पार्ट 2 का ऑर्डर भी देखने को नहीं मिला, उसके बेस पर आपको एमएससीपी एसीपी के लिए आप एप्लीकेबल होते हैं, तो उसके लिए आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई, और काफी जबरदस्त इंफॉर्मेशन है। इस वीडियो को आप हर एक जगह शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई डायरेक्ट एंट्री है हवलदार से, तो दोस्तों वो भी लास्ट एमएससीपी एसीपी लेकर आ जाता है, जैसे सूबेदार मेजर की। बाकी जो सिपाही से भर्ती हुए उनको भी दोस्तों सूबेदार मेजर तक की एमएससीपी मिल सकती है। बस उनको याद ये रखना है कि उन्होंने किसी रैंक में 8 साल से ज्यादा तो नहीं गुजार दिए, फिर दोस्तों वो एसीपी एमएससीपी के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी है। आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझिए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर एसीपी एमएससीपी के रिगार्डिंग कुछ सवाल हैं आपके, कुछ पूछना हो आपको एसीपी एमएससीपी के बारे में, या आपको नहीं मिली, तो फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू सो मच।